स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले लास्ट वीडियो में आपने देखा कि भारत के संविधान का क्या आधार है। इसके पश्चात एक प्रश्न आता है कि भारत के संविधान के निर्माण की जो स्थितियां थी, क्या वह किसी घटना का परिणाम है या वह एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। तो मित्रों, दुनिया के हर एक देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का होना आवश्यक है, परंतु संविधान के निर्माण की स्थितियां हर एक देश की स्थिति के आधार पर निर्भर करती है। जैसे भारत के संविधान का जो निर्माण है, तो हमें ये जानना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास, भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसको लिख सकते हैं आप। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। सामान्यतः किसी भी देश के जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी देश के शासन के संचालन करने के लिए एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना आवश्यक है। अर्थात किसी भी देश के शासन का संचालन करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। एक संविधान की आवश्यकता होती है, परंतु प्रत्येक देश का जो संविधान है, जो एक सभ्य समाज का प्रतीक है, यह संविधान के निर्माण की कई सारी स्थितियां होती हैं और उन सारी स्थितियों का, जैसा कि पहले पिछले वीडियो में भी मैंने कहा, किसी भी देश के संविधान के निर्माण पर उस देश की स्थिति, परिस्थिति, आवश्यकता, मांग का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। भारत का जो संविधान है, वह किसी एक घटना या एक घटना विशेष का या एक रेवोल्यूशन या क्रांति का परिणाम ना होकर अनेक सारे घटनाओं का एक परिणाम है। जैसे भारत के किसी भी देश के संविधान का निर्माण दो स्थितियां होती हैं। पहला, या तो रेवोल्यूशन के द्वारा, या इसको हम कहेंगे क्रांति के द्वारा। दूसरा, डेवलपमेंट के द्वारा, या विकास के द्वारा। किसी भी देश के संविधान के निर्माण की दो प्रमुख स्थितियां होती हैं। पहला रेवोल्यूशन और दूसरा डेवलपमेंट। भारत के संविधान का निर्माण किसी एक विशेष क्रांति के परिणाम स्वरूप न होकर एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप हुआ है, एक ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत अनेक सारी स्थितियां शामिल हैं, अनेक सारी स्थितियों का प्रभाव है। इतिहास की तमाम सारी प्रक्रियाएं वर्तमान भारत के संविधान के निर्माण पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव डालती है। जैसा कि हम जानते हैं, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभाव था। ब्रिटिश शासन के द्वारा नियंत्रित शासन व्यवस्था भारत में कार्य कर रही थी और ब्रिटिश शासन को सुविधा के लिए हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो पीरियड था, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल का भारत में शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई थी, परंतु भारत में आने के पश्चात भारत की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक आदि स्थितियों का जब उन्होंने देखा, तो उनको लगा कि भारत में डिवाइड एंड रूल के आधार पर आसानी से भारत में शासन की स्थापना की जा सकती है। तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में
महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्टर्न कंट्री के साथ, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, तो 1615 और 1613 ईस्वी में उनके प्रतिनिधि जब भारत आए, तो भारत में आने के बाद तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में उन्होंने व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। जहांगीर के फरमान से भारत में उन्होंने व्यापारिक कार्यों के संचालन के साथ साथ अपने राजनीतिक क्षेत्राधिकार में विस्तार किया और यहां से होते हुए उन्होंने 1857 तक लगभग 100 वर्षों तक भारत में राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास किया। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन की सत्ता का संचालन प्रारंभ हुआ और 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत में शासन का संचालन हुआ। परंतु इसके पहले भी अगर आप इतिहास में देखें तो मुगल 1526 से लेकर 1757 तक भारत में मुगल शासनकाल डायरेक्टली कार्य करता रहा और इसके भी पहले अगर हम देखें तो 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत काल 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य का संचालन करता रहा। इसके भी पहले अगर हम जाएं तो भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता से भारत में हमें ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त होते हैं। यद्यपि सिंधु घाटी की सभ्यता से हमें पुरातात्विक या आर्कोलॉजिकल सोर्स के आधार पर जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे यद्यपि हमें यह पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत एक विकसित नगर सभ्यता का विकास हुआ, परंतु कोई साहित्यिक स्रोत प्राप्त न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो गया कि शासन की व्यवस्था मोनार्की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर थी या मोनार्की शासन प्रणाली पर थी। परंतु इतना माना जाता है कि यह एक विकसित नगरीय सभ्यता के रूप में कार्य कर रही थी। इसके बाद एक गैप मिलता है और 1500 ईसा पूर्व में वैदिक युग के शासनकाल में हमें एक साहित्यिक स्रोत के रूप में ऋग्वेद नामक ग्रंथ से यह पता चलता है कि भारत में राजतांत्रिक शासन प्रणाली की व्यवस्था जो कृषि पर आधारित थी, कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। इसके बाद उत्तर वैदिक काल से लेकर मौर्य काल तक हम राजतांत्रिक शासन प्रणाली की व्यवस्था को भारतीय शासन व्यवस्था में देख सकते हैं। परंतु राजतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत भारत में जिस शासन व्यवस्था पर बल दिया गया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात पर बल दिया गया कि राजा को कैसा होना चाहिए, एक सफल राजा की क्या गुण क्या लक्षण होना चाहिए। कौटिल्य ने यद्यपि एक राजा को बिजगीसु राजा के रूप में उल्लेख किया है, परंतु राजा के कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों का उल्लेख करता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इस बात पर बल दिया है कि एक अच्छा राजा वह होगा जो सदैव अपने प्रजा के हित के लिए काम करेगा। कौटिल्य ने एक जगह और ये उल्लेख किया है कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है, जो ये स्पष्ट करता है कि राजतांत्रिक शासन प्रणाली की अवधारणा के बावजूद भी वह एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है, जिसका स्पष्ट प्रभाव आज भी वर्तमान 26 जनवरी 1950 के संविधान में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो मित्रों, महाभारत के शांति पर्व में भी राजनीतिक और प्रशासनिक क्रियाओं का उल्लेख है और एक लंबे प्रक्रिया के पश्चात मौर्य काल से लेकर दिल्ली सल्तनत काल तक भारत में जिन शासन प्रणालियों का हमने अध्ययन किया उसमें कहीं ना कहीं शासन की कुशलता को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से देखा गया। मैं दक्षिण के एक राज्य चोल शासन की उल्लेख करूंगा। दक्षिण के चोल राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी, सबसे प्रशासनिक विशेषता थी ग्राम शासन की अवधारणा। ग्राम शासन की अवधारणा को वर्तमान भारतीय संविधान में भी पंचायती राज प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से जो भारतीय संविधान का निर्माण है वह किसी एक
क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे 1917 में यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ में एक क्रांति हुआ था और इस क्रांति के पश्चात सोवियत संघ की सत्ता का स्वरूप ही बदल गया और दुनिया की पहली साम्यवादी शासन प्रणाली का जन्म हुआ। साम्यवादी शासन प्रणाली को हम मार्क्सवादी शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यानी विश्व में पहली शासन प्रणाली जो मार्क्सवादी या साम्यवादी शासन प्रणाली के नाम से जानी जाती है, वह किसी विकास के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ, बल्कि सोवियत संघ में एक क्रांति के परिणाम स्वरूप आया। तो भारत का संविधान किसी एक क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं आया, बल्कि अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का भी सबसे ज्यादा प्रभाव है। इन ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे ज्यादा मैं उन घटनाओं का उल्लेख करूंगा जो सबसे ज्यादा रहा। तो सबसे ज्यादा ब्रिटिश कालीन प्रभाव रहा। ब्रिटिश कालीन शासन का भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटिश कालीन शासन का दिखाई देता है। जैसा कि अनेक विद्वानों ने यह माना है कि वर्तमान 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान को लागू कर एक रिपब्लिक सिस्टम की भारत में स्थापना पर बल दिया गया, उस संविधान में 70% टू अबव 70% से भी ज्यादा प्रावधान लास्ट ब्रिटिश शासनकाल के समय लास्ट इंडिया काउंसिल एक्ट, अंतिम भारत परिषद अधिनियम 1935 से ही ग्रहण कर लिया गया। विद्वानों ने ऐसी मान्यता है कि लगभग 70% से ज्यादा प्रावधान ब्रिटिश शासनकाल के 1935 इंडिया काउंसिल एक्ट से ही ग्रहण कर लिया गया। ये ब्रिटिश शासन प्रणाली के अंतर्गत अंतिम एक्ट था और इस एक्ट से लगभग 70% से ज्यादा प्रावधान हमने वर्तमान भारतीय शासन प्रणाली से ग्रहण कर लिया। परंतु ब्रिटिश शासन प्रणाली कहीं ना कहीं मुगल कालीन शासन प्रणाली से भी प्रभावित था। मुगल कालीन शासन प्रणाली कहीं ना कहीं गुप्त कालीन शासन प्रणाली से भी प्रभावित था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सर्वाधिक प्रभाव पड़े हैं, वो सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटिश कालीन शासन प्रणाली, दूसरा है मुगल कालीन शासन प्रणाली, और तीसरा है दिल्ली सल्तनत का। यानी जिस संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया, उस संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटिश शासनकालीन प्रणाली का और इसमें 1935 के अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। ब्रिटिश शासनकालीन प्रणाली पर भी मुगलकालीन शासन का प्रभाव है और मुगलकालीन शासन प्रणाली पर दिल्ली सल्तनत कालीन का भी प्रभाव है। परंतु इसके पहले अगर हम देखें तो भारत में जिस लोक कल्याणकारी शासन की अवधारणा को स्वीकार किया गया है, यह भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य में के अंतर्गत इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। वह केवल इसी घटना का परिणाम नहीं है, वह हम अशोक के शासनकाल में भी देख सकते हैं, क्योंकि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने विश्व में अहिंसा का संदेश, सहिष्णुता का संदेश, भाईचारा का संदेश जो दिया, वह हमने भारतीय संविधान में और वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था भी अंतरराष्ट्रीय पीस एंड सिक्योरिटी पर कार्य कर रही है। भारत की जो वर्तमान पहचान पूरे विश्व में एक ऐसे राज्य के रूप में है कि भारत किसी भी अन्य देश के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता और तब तक नहीं करना चाहता जब तक भारत की राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट जब तक प्रभावित न हो। तो वास्तव में भारत का संविधान किसी एक रेवोल्यूशन या क्रांति का परिणाम न होकर एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है और उस ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत एक नहीं अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार
एक निष्कर्ष प्राप्त होता है कि भारत का संविधान ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का परिणाम है। भारत का संविधान एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का परिणाम है या एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इस ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटिशकालीन शासन का है, उसके बाद मुगल शासन, दिल्ली सल्तनत काल तथा पूर्व के प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत तक के शासनों का भी कहीं न कहीं प्रभाव हमें दिखाई देता है। दूसरा, इसको जानने से पहले वर्तमान भारत के शासन को भी जानना आवश्यक है कि जो वर्तमान भारत का संविधान वो कैसा है। उसका एक संक्षिप्त रूपरेखा हम लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जिस भारत के संविधान को लागू किया, उस संविधान में हमने एक ऐसे राज्य की अवधारणा पर बल दिया है जो पब्लिक वेलफेयर स्टेट, एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। अर्थात भारत में रहने वाले किसी भी कास्ट, रिलीजन, रेस, बर्थ प्लेस या जेंडर, किसी भी जात, धर्म, लिंग या वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जब बिना किसी भेदभाव के आधार पर शासन की व्यवस्था का आधार होगा तो निश्चित है कि ऐसी शासन प्रणाली को हम एक लोक कल्याणकारी राज्य के नाम से जानेंगे। यानी भारत के संविधान में एक ऐसे राज्य की अवधारणा पर बल दिया गया है जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो मित्रों, एक चीज मैं ये कह रहा हूं कि ब्रिटिशकालीन शासन प्रणाली का लगभग अधिकांश प्रावधान हमने ग्रहण किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटिशकालीन अवधारणा का उस कंसेप्ट को हमने स्वीकार कर लिया है, नहीं, क्योंकि ब्रिटिशकालीन शासन लोक कल्याणकारी शासन पर आधारित नहीं था। ब्रिटिशकालीन शासन एक पुलिस स्टेट पर आधारित था, एक पुलिस राज की अवधारणा पर आधारित था, जो संवेदनहीन शासन की अवधारणा पर आधारित था, जिसमें केवल कानून की अवधारणा पर बल दिया जाता था। आज भी भारत के संविधान में कानून की अवधारणा पर ही बल दिया जाता है, परंतु कानून को संवेदना के साथ जोड़कर किया जाता है। जैसे वर्तमान में भारत सहित विश्व के अधिकांश देश आज जिस तरीके से कोरोना की महामारी से प्रभावित हैं, ऐसी स्थिति में भारत सरकार सहित सभी राज्य की सरकारें जनता के सर्वोत्तम हित और कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कानून और उदाहरण बना रहे हैं। निःशुल्क भोजन, निःशुल्क तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं, और जिससे भारत की जनता को उनके स्वास्थ्य या उनके खान पान, रहन सहन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़ने पाए। यह एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो मैं अब थोड़ा सा एक संक्षिप्त में एक ड्राफ्ट करूंगा कि इस ऐतिहासिक विकास में क्या क्या शामिल हो सकता है। तो मैं एक संक्षिप्त अवधारणा के अंतर्गत ये बात करूंगा आपसे कि इस ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत किन बातों पर बल दिया गया है। इस ऐतिहासिक विकास में हम ब्रिटिशकालीन शासन को सबसे अधिक रूप से महत्व देंगे, क्योंकि इसका 70% से ज्यादा प्रावधान इस 26 जनवरी 1950 के शासन में ग्रहण किया गया है, परंतु इसका जो उद्देश्य है वह वर्तमान लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अवधारणा पर आधारित है, क्योंकि लोकतंत्र लोक कल्याण की अवधारणा पर बल देता है, जबकि ब्रिटिशकालीन शासन शोषणकारी प्रणाली पर बल देता है। दूसरा मित्रों, एक चीज और मैं लेता हूं, इस ऐतिहासिक विकास की अवधारणा में या ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक विकास की अवधारणा को मैं लेता हूं पहले। तो ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक विकास की अवधारणा को मैं सुविधा के लिए दो भागों में बांटकर अध्ययन करूंगा। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में शासन, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में शासन। दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में जो शासन आया था, उसमें सबसे पहला जो लिखित प्रावधान लाया गया था वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। तो ब्रिटिशकालीन शासन का सबसे पहला एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन वहां से लेकर 1857 तक उन्होंने क्रमगत रूप से व्यापारिक कार्य के साथ राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। तो इसका एक क्रमगत विकास मैं आपको बता रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया।
1781 का बंगाल एक्ट है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, 1793 का चार्टर एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट है, 1833 का फिर चार्टर एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट है। और आप जानते ही हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय ही 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया था, स्वतंत्रता। और इसी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता छीन ली गई थी और यह सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। यह सत्ता किसको दे दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन को। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ, अभी मैं आपको सिर्फ एज ए शॉर्ट ग्लांस संवैधानिक विकास की अवधारणा के अंतर्गत जो प्राय परीक्षा में, हर प्रकार की परीक्षाओं में, सिविल परीक्षाओं में तो आना ही आना है, बाकी अन्य परीक्षाओं में भी इससे संबंधित कभी कभी प्रश्न आते हैं। और जो आईएएस और पीसीएस से संबंधित सर्वाधिक प्रश्न आते हैं वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है इससे कई बार परीक्षा में और मेंस की परीक्षा में इंडिया काउंसिल एक्ट 1935, इंडिया काउंसिल एक्ट 1919 और इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 से इन तीनों संवैधानिक विकासों में से एक पर प्रश्न मेंस में भी आता है। तो मैं इसको क्रमागत रूप से ले रहा हूं। सबसे पहले हम करेंगे 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1919 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1935 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ये आपको हर हालत में परीक्षा में दोहराकर या कई बार दोहराकर जाना है, जिससे कई प्रकार के प्रश्न आपको तैयार होंगे। ये आपको भूलना ही नहीं है। इसका मैं आपको अलग से कि 1935 के प्रावधान के अंतर्गत किन किन बातों पर बल दिया गया एक वीडियो में आपको इसका विस्तृत रूप से प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग लाऊंगा। या कभी कभी मेंस में एक प्रश्न आता है कि वर्तमान भारतीय शासन प्रणाली लास्ट इंडिया काउंसिल एक्ट 1935 का एक रीडिंग है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसको हम स्पष्ट शब्दों में वर्ड पावर के अंतर्गत लिखेंगे। तो 1935 का इंडिया काउंसिल एक्ट, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न और अच्छे से जान लीजिए कि 1935 में ब्रिटिश कालीन भारत में अंतिम एक्ट आया था, इसके बाद कोई एक्ट नहीं आया। 1935 एक्ट के बाद यद्यपि कुछ सुधारवादी आंदोलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, जैसे 1940 में लिथगो प्रस्ताव आया था, लॉर्ड लिथगो के समय अगस्त प्रस्ताव आया, 1942 में कृषि मिशन आया, 1945 में बेबल प्लान आया, 1946 में कैबिनेट मिशन आया और इस कैबिनेट मिशन ने हमारी एक लंबी मांग को पहली बार भारत की संप्रभुता देने की बात को स्वीकार किया और हमने एक भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया एक संविधान सभा के द्वारा प्रारंभ कर दिया। तो मित्रों एक चीज याद रखिए, अगर हम संविधान का सबसे पहले आधार मजबूत कर लेंगे तो निश्चित रूप से इससे संविधान को समझने में और हर प्रश्न को तैयार करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इसकी शॉर्ट आपको एनालाइज करूंगा, इसमें देखिए किस पर, यद्यपि इसका विश्लेषण तो बहुत बड़ा है परंतु मैं कोशिश करूंगा इसके महत्वपूर्ण ड्राफ्ट को आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं आता हूं रेगुलेटिंग एक्ट 1973। इसमें सबसे पहला आपको याद करना होगा कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्टर्न कंट्री पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई और इनके प्रतिनिधि 1613 और 1615 ईस्वी में जब भारत में आए तो तत्कालीन मुगल बादशाह के द्वारा इनको भारत में व्यापारिक कार्यों की अनुमति प्राप्त हुई और इन्होंने भारत में अपने आर्थिक
कार्यों के साथ साथ सैनिक संगठन को मजबूत किया और सैनिक संगठन के सुदृढ़ता के बावजूद भी इन्होंने भारत में एक लंबे राजनीतिक उद्देश्य की अवधारणा का भी पालन किया। तो यहां से जब उनको लगा कि भारत में हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी, अब हम भारत में भारतीय शासकों के साथ फेस टू फेस युद्ध या वार करने की स्थिति में आ सकते हैं, तब इन्होंने क्या किया? तब इन्होंने सबसे पहले तत्कालीन भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध इन्होंने एक युद्ध किया और यह युद्ध इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, जिसे प्लासी का युद्ध 1757 के नाम से जाना जाता है। और इस प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। तो मित्रों, ये ड्राफ्टिंग मैं जो यहां से लेकर यहां तक अभी किया था, इसको एक दूसरे वीडियो में आपको नेक्स्ट इसके बाद के वीडियो में ये पार्ट 1 भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास पार्ट 1, इसकी जो इंपॉर्टेंट फोकस क्या है, इसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, ये अवधारणाओं को मैं एक बार फिर से आपको इसके वीडियो पार्ट 2 में स्पष्टता और डिटेल के साथ फिर लेकर आऊंगा। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल को लाइक कर रहे होंगे, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मैक्सिमम सब्सक्राइब करते रहेंगे, जिससे मैं आपके साथ और अधिक उत्साह से और सभी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ तमाम सारे विषयों के साथ आपके समझ आता रहूंगा। और आपके लगातार बढ़ते प्यार और स्नेह के लिए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।